हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीएस कुशवाहा एक बार फिर से आपके सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं अप्लाइड मैकेनिक्स चैप्टर 4 फ्रिक्शन और आज पढ़ने जा रहे हैं इसका लेक्चर नंबर 30। लेक्चर नंबर 28 पे हमने चैप्टर 4 फ्रिक्शन शुरू किया और खत्म किया। लेक्चर नंबर 29 पे हमने फ्रिक्शन के 3 न्यूमेरिकल लगाए और लेक्चर नंबर 30 में हम फ्रिक्शन चैप्टर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम लेकर आए हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लैडर। पहले हम प्रॉब्लम को समझते हैं, फिर हम जानेंगे इसमें हमसे पूछा क्या गया है। देखिए बच्चों, ये एक सीढ़ी बनाई गई है, एसी एक सीढ़ी है जो एक फर्श पर टिकी हुई है और ये एक खड़ी दीवार है। सो एक सीढ़ी जो फ्लोर पर रखी हुई है पॉइंट ए पर और एक दीवार के सहारे टिकी हुई है। सीढ़ी का नीचे वाला पॉइंट ए है, सीढ़ी का ऊपर वाला पॉइंट सी है। इस सीढ़ी ने खड़ी दीवार के साथ थीटा एंगल का कोण बनाया हुआ है। सो एंगल सबटेंडेड बाय द लैडर विद द वर्टिकल वॉल इज थीटा। W1 इस सीढ़ी का वेट है। इस सीढ़ी की कुल लंबाई AC, तो लेंथ ऑफ द लैडर इज L। तो सीढ़ी की जो लंबाई है वो लंबाई L है, यानी कि A से लेकर C तक की जो दूरी है वो L है। सीढ़ी का अपना वेट W1 है जो सीढ़ी का वेट है। सीढ़ी का वेट कहां पर काम करेगा? सीढ़ी का वेट काम करेगा सीढ़ी के कुल लंबाई के मिड पॉइंट पर। इसका मतलब कि AE जो लेंथ है पूरी लेंथ L का हाफ है। सो AE इज इक्वल टू L अपॉन 2। ये W2 क्या है? W2 एक पर्सन का वेट है, एक व्यक्ति का वेट है। ये हमारा वेट हो सकता है, आपका वेट हो सकता है। और ये व्यक्ति इस सीढ़ी पर चढ़ना शुरू करता है। ये व्यक्ति इस सीढ़ी पे चढ़ना शुरू करता है तो ये उसका वेट है। फ्लोर का घर्षण गुणांक, फ्लोर का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो μ1 है। दीवार और सीढ़ी के मध्य में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो μ2 है। अब होगा क्या, जब ये व्यक्ति ऊपर चढ़ेगा तो प्रश्न में हमसे ये पूछा गया है कि ये व्यक्ति, इस व्यक्ति की वह दूरी ज्ञात कीजिए कि वो सीढ़ी ना फिसले। हमसे पूछा गया है कि ये व्यक्ति सीढ़ी पे जब चढ़ना शुरू करेगा तो अधिकतम कितनी ऊंचाई तक चढ़ पाएगा कि ये सीढ़ी सरक ना जाए। और सरकने का मतलब कि ये सीढ़ी का जो पॉइंट नीचे वाला पॉइंट है इस ओर भागेगा और सीढ़ी का जो ऊपर वाला पॉइंट सी वो नीचे की ओर भागेगा। ये बात सभी लोग बहुत गौर से समझ लीजिए और गौर से सुन लीजिए। ये जब सीढ़ी इस तरीके से खड़ी है और अगर ये सीढ़ी सरकने की चेष्टा करती है तो ये वाला पॉइंट नीचे जाएगा इस ओर। सो ए पॉइंट इधर भागेगा सरकने के केस में, सी वाला पॉइंट फिर नीचे भागेगा सरकने के केस में। तो आखिर सीढ़ी के पॉइंट ए और सीढ़ी के पॉइंट सी को सरकने से रोक कौन रहा है? तो इस सीढ़ी को स्लाइड करने से रोक रहा है इस फ्लोर पर यहां पे लगने वाला फ्रिक्शन F1 फोर्स और यहां पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स F2। चूंकि यहां पर लैडर इधर की ओर सरक रही है तो फ्रिक्शन फोर्स की दिशा ये होगी। यहां वाला सीढ़ी का पॉइंट नीचे की ओर सरक रहा है तो फ्रिक्शन की दिशा ऊपर की ओर ही। सो F1 इस ओर होगा, F2 इस ओर होगा। ओके, अब यहां पर सीढ़ी चूंकि रखी गई है तो आपको पता है कि कोई भी सरफेस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाती है। तो फ्लोर का जो अविलंब प्रतिक्रिया बल होगा इस क्षैतिज समतल का, ये अविलंब प्रतिक्रिया बल R है जो यहां से 90 डिग्री पर ऊपर की ओर होगा। सीढ़ी चूंकि इस दीवार पर टिकी है, ये यहां पे टिकी है, तो सीढ़ी जब यहां पे टिकी है जो दीवार है उसका भी अविलंब प्रतिक्रिया बल ये होगा S, उसको हमने S कहा है जो कि इस डायरेक्शन में होगा। सारे फोर्सेस हमने यहां पर दिखा दिए हैं। सो F1 इस डायरेक्शन में, R इस डायरेक्शन में, F2 ऊपर की ओर, नॉर्मल रिएक्शन इधर, ये वेट W1 और ये वेट W2। हमसे पूछा गया है कि ये व्यक्ति जिसका वेट W2 है कितना अधिक ऊपर चढ़ पाएगा कि सीढ़ी ना सरके। तो हमें लिमिटिंग कंडीशन के फ्रिक्शन तक जाना है। बच्चों, मैंने आपको इक्विलिब्रियम की 3 कंडीशंस बताई थी। क्षैतिज संतुलन के लिए इस ओर लगने वाले बलों का योग इस ओर लगने वाले बलों के योग के बराबर। ऊर्ध्व संतुलन के लिए ऊपर की ओर लगने वाले बलों का मान नीचे की ओर लगने वाले बलों के मान के बराबर होता है। और घूर्णी संतुलन के लिए क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के मान एक दूसरे के बराबर होते हैं। हम वही काम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्षैतिज संतुलन के लिए सिग्मा H इज इक्वल टू 0 फॉर द हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम। क्षैतिज दिशा में लगने वाले समस्त बलों का जो बीजीय योग होता है उसका मान 0 होता है। अर्थात इस डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, दोनों के वैल्यूज बराबर होंगी। अब देखते हैं कि इस डायरेक्शन में फोर्स कौन है। बच्चों, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F1।
इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F1, तो इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है? S। फिगर में देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में केवल दो फोर्स हैं, F1 और S, F1 और S। तो इसका अर्थ है चूंकि सीढ़ी संतुलन की अवस्था में है, संतुलन की अवस्था में है, तो इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स के बराबर होगा। तो F1 की वैल्यू बराबर होगी S के। सो इस तरीके से, और F1 की जगह हम रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन R है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 है, सो F1 इज इक्वल टू μ1 इंटू R। हमने F1 की जगह रखा μ1 इंटू R, N इज इक्वल टू S। इस तरीके से हमें इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। अब आते हैं ऊर्ध्व संतुलन के लिए। ऊर्ध्व संतुलन क्या कहता है कि वर्टिकली अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्सेस। कौन कौन से अपवर्ड फोर्स हैं? एक R, एक F2 ऊपर की ओर, नीचे की ओर कौन कौन है? सीढ़ी का वेट W1, आदमी का वेट W2, बस 4। इसका मतलब R ऊपर की ओर प्लस F2 ऊपर की ओर इज इक्वल टू W1 नीचे की ओर प्लस W2 नीचे की ओर। R तो R रख दिया, F2 क्या होगा? F2 हो जाएगा, यहां का नॉर्मल रिएक्शन S है और μ2 कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो F2 इज इक्वल टू μ2 इंटू S। सो F2 इज इक्वल टू μ2 इंटू S कर दिया, तो R प्लस μ2 इंटू S इज इक्वल टू W1 प्लस W2। इक्वेशन 1 पहले था, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब तीसरा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम सिग्मा m इज इक्वल टू 0, और आपको मैंने इस कंडीशन को अप्लाई करते समय बताया था कि सिग्मा किसके अबाउट आप 0 कर रहे हैं, उस सिंबल का, उस पॉइंट का नाम यहां पर लिखा जाता है। तो ए पॉइंट पर कौन कौन सा फोर्स है? R, इसका मूवमेंट 0, ये ए से ही गुजर रहा है। दूसरा F1, इसका मूवमेंट 0 क्योंकि वो ए से गुजर रहा है। अब W1 का जब मूवमेंट आप लेंगे पॉइंट ए पर, तो किस ओर घुमाएगा? क्लॉकवाइज। कैसा मूवमेंट होगा? नेगेटिव। सो W1 और यहां से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है AF, सो माइनस W1 इंटू AF। दूसरा फोर्स W2 की A से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? AG, सो माइनस W2 इंटू AG। अगला फोर्स S कैसे घुमाएगा पॉइंट A पर? एंटी क्लॉक। S की अगर क्रिया रेखा ये है, तो यहां से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है BC, तो प्लस S इंटू BC। अब आइए F2 पर। F2 किधर भाग रहा है? ऊपर। उसका यहां पर मूवमेंट कैसा होगा? एंटी क्लॉक। F2 ऊपर की ओर, उसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस AB है, प्लस F2 इंटू AB। सारे फोर्स हो गए इज इक्वल टू 0। ये खत्म हो चुका है, ये खत्म हो चुका है। माइनस W1। अब आइए AF हमको ये चाहिए था, ये आपको थीटा क्वेश्चन में गिवन है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। ये मैंने आपको बताया था कि AE की जो वैल्यू है, यहां से लेके जो ये वाली वैल्यू है, दिस वैल्यू इज L/2। तो इस ट्रायंगल में आपको परपेंडिकुलर AF चाहिए, हाइपोटेनस आपके पास L/2 है, ये थीटा है, सो दिस AF इज इक्वल टू L/2 साइन ऑफ थीटा। नाउ W2 के लिए अब आपको यहां पर AG चाहिए। इस ट्रायंगल में ADG ट्रायंगल में थीटा है, AD आपको निकालना है। AD के टर्म में AG का मान आ जाएगा AD साइन थीटा। अब S इंटू BC बड़े ट्रायंगल में ABC में थीटा है, ये पूरी लंबाई L है, ये थीटा है, ये बेस हो गया। BC इज इक्वल टू L cos थीटा, राइट। सो BC की वैल्यू L cos थीटा आ गई, AG की वैल्यू AD sin थीटा आ गई, और AF की वैल्यू ये वाली वैल्यू आ गई। नाउ AB, तो फिर से एक बड़े ट्रायंगल में AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस L sin थीटा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3 इक्वेशन आपके पास बच्चों आ गए। अब इन 3 इक्वेशंस में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्यक्ति का वजन कितना है, तो W2 निकाल लेंगे। आपसे ये पूछ सकते हैं कि सीढ़ी का वजन कितना है, तो W1 निकाल लेंगे। आपसे ये पूछ सकते हैं कि थीटा कितना है,
तो थीटा निकाल लेंगे। आपसे जो भी समस्याएं पूछी जाएंगी, आपसे हो सकता है फ्रिक्शनल की फ्रिक्शन कोफिशिएंट पूछ लें, तो आप पहले F1 निकाल लेंगे, बाद में आप Rμ1 निकाल लेंगे। आपको R1 पूछा जा सकता है, आपसे S भी पूछा जा सकता है, तो कोई समस्या नहीं है। ये एक जनरल केस का क्वेश्चन हो गया और किसी भी तरह की समस्या हो गया आप आसानी से इसको कर ले जाएंगे। अब यहां पर क्या और हो सकता है, यदि आपसे कहा गया कि फ्लोर इज स्मूथ, फर्श बिल्कुल चिकनी है, तो μ1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो F1 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, समस्या और कम हो गई। आपसे कह सकता है कि दीवार चिकनी है, दीवार चिकनी है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और F2 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। और यदि ये कह दे कि इस सीढ़ी पे कोई भी व्यक्ति नहीं है, बस ये थीटा पे हमने रख दिया है, बाकी इक्विलिब्रियम में कितने थीटा पे रख के कि सीढ़ी अपने आप पे ना सरके, तो व्यक्ति कोई नहीं है, तो W2 की वैल्यू 0 कर देंगे, थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो सीढ़ी की ये प्रॉब्लम आप समझ लीजिए, और मेरी किताब में सीढ़ी के प्रॉब्लम पे कई सारे न्यूमेरिकल्स लगाए हुए हैं, आप इनको कर लीजिए। इस एक सवाल में लैडर के जितने भी केसेस आते हैं वो सारे इसके अंदर सम्मिलित हो चुके हैं। सो ऑल टाइप्स ऑफ द लैडर प्रॉब्लम आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दिस प्रॉब्लम। आपने इसको समझ लिया, इसको कर लिया, सीढ़ी का कोई भी प्रॉब्लम आपको परेशान नहीं कर पाएगा। इसको पढ़ते रहिए और नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।